हेलो पीपल। तो कैसे हो आप लोग। इस लॉकडाउन में पीयर रिव्यू का रिवीजन और लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर के रिवीजन के बाद अब हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट रिवीजन वीडियो जो है कारों के ऊपर। अब पॉइंट ये है कि कारों में तो सिर्फ 16 क्लॉजेस है और ये कंपनी ऑडिट के ही पार्ट में आता है। अब बेसिकली हम जो कंपनी ऑडिट 1 और कंपनी ऑडिट 2 जो हमने आईपीसी में पढ़ा है वो ही हम पढ़ते रहते हैं, तो हम ये इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हैं और जनरली इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब सिंस हम फाइनल्स की बात करें तो फाइनल्स में रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे 3CD और लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर और ये कारों के रिस्पेक्ट में कभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब है तो सिर्फ 16 क्लॉजेस, तो 16 क्लॉजेस है तो क्यों ना हम इन 16 क्लॉजेस को देखकर इसके रिलेवेंट इसके रिस्पेक्ट में जो जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं क्यों ना उसको पढ़ के अपने 4 नंबर को श्योर कर लिया जाए। पॉइंट ये आता है कि अब कारों के प्रिपरेशन करनी थी, तो कारों के प्रिपरेशन के लिए मुझे जो नोट्स जो मैंने टेलीग्राम से निकाले, तो टेलीग्राम में एक इस जो सुपर समरी नोट्स है जो खुशबू संघवी मैडम के हैं, उस खुशबू संघवी मैडम के नोट्स को मैंने रेफर करा है। अब खुशबू संघवी मैडम के नोट्स को रेफ़र करा है, बट अब हमको अब क्वेश्चंस भी करने हैं। तो क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में मैंने प्रैक्टिस चैनल देखी है और पंकज गर्ग के स्कैनर देखी है, जो जनरली सभी फॉलो करते हैं। तो पंकज गर्ग की स्कैनर वाली बुक को देखकर मैंने जो भी इसमें अमेंडमेंट करने हैं वो अमेंडमेंट मैंने इसमें करके रखे हैं, जो भी बॉक्सेस बना के रखे हैं उसके ये जो बॉक्सेस है मतलब ये क्वेश्चंस इसके रिस्पेक्ट में आए हुए हैं। तो एक बार हम इस कारों से गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए जो पंकज गर्ग की स्कैनर होगी वो एक तरीके से मेरे लिए कप ऑफ टी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है। तो क्यों ना ये 6 कारों को हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। पंकज गर्ग की स्कैनर सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक अच्छा क्रक्स जो नोट्स बनाए हैं, तो क्यों ना इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो कारों की आएगी एप्लीकेबिलिटी, राइट। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जाते हैं हम इसमें, हाँ ओके। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कारो जो है वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। मगर अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, पर एक्सेप्ट किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी। इसमें जो लिमिट है हम देखेंगे, हम एक बार ऊपर से पढ़ लें कि बायोस्कोप है ये बैंकिंग, इंश्योरेंस प्राइवेट, 1 पर्सन, स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। तो इसका जो निमोनिक है उसको बोलेंगे बायोस्कोप। बायोस्कोप मीन्स बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, ओ से 1 पर्सन कंपनी, एस से स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी और कोप से प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी इफ़ अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, जनरल रिजर्व लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है ऑन बैलेंस शीट डेट, या टोटल बोरोइंग एनी टाइम ऑफ द ईयर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, या टोटल टर्नओवर या रिजर्व लेस देन इक्वल टू, टोटल टर्नओवर की बात करें, टोटल टर्नओवर जो है लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ है। तो 10 हमने देखो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, उसमें जो टोटल बोरोइंग देखते थे ना, तो उसमें हम एनी टाइम नहीं देखते थे, हम उसमें एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम देखते थे लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या टोटल बोरोइंग है। इधर जो टोटल बोरोइंग है ना वो एनी टाइम ऑफ द ईयर है। तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व आपका लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है ऑन द बैलेंस शीट डेट, या जो टोटल बोरोइंग है वो टोटल बोरोइंग जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और टर्नओवर है टोटल टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ और 10 करोड़। तो अब पॉइंट ये आता है कि इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व जो है वो अगर 1 करोड़ के ऊपर चले गया, तो उस केस में जो होता है ये कारो एप्लीकेबल हो जाता है। मीन्स अगर कारो एप्लीकेबल नहीं लगवाना है तो तुमको ये तीनों कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि जो टोटल बोरिंग है, टोटल बोरिंग में जो बोरिंग हम है वो सिक्योर्ड बोरिंग, अनसिक्योर्ड बोरिंग, जो बोरिंग हम बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, सारी जो बोरिंग है वो टोटल बोरिंग मिलाकर वो 1 करोड़ है। तो इस पर मेनली एक क्वेश्चन आया था कि टोटल बोरिंग में उसको सभी को क्लब कर दिया था, ठीक है। अब हो सकता है कि बोरिंग की लिमिट हो जाए किसी भी टाइम 1 करोड़ से ऊपर। अब 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो जब टोटल बोरिंग से 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो जब कारो एप्लीकेबल होगा, अब कारो एप्लीकेबल होगा तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, अब कारो एप्लीकेबल होगा तो बोरिंग के रिस्पेक्ट में जो कारो में क्लॉजेस देके रखे, कारो में क्लॉजेस देके रखे हैं। तो जो क्लॉजेस की बात करें तो उसका जो क्लॉज 8 आता है वो बोलता है कि अगर बोरिंग हमारे लिमिट के ऊपर चले गया है तो कारो में ऐसा क्लॉज है कि अगर एक में इसको प्रॉपर हाँ तो ये पॉइंट ये है, इस टाइप का क्लॉज है पैरा 3 का क्लॉज नंबर 8। जो क्लॉज 8 है वो बोलता है वो क्लॉज नंबर 8 है, वो ये बोलता है कि डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, आपने बोरिंग करी थी और अगर आप रीपेमेंट में ड्यूज में डिफॉल्ट कर रहे हो और अगर यस है आप सही में डिफॉल्ट कर रहे हो तो नेचर ऑफ ड्यूज, तो आपको वो नेचर ऑफ ड्यूज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितना डिफॉल्ट करा है एट द बैलेंस शीट डेट वो आपको बताना पड़ेगा और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। तो उसमें जो ड्यूज़ है, ड्यूज़ में आप ड्यूज़ फ्रॉम बैंक, आप बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, डिवेंचर होल्डर से लेते हैं, वो सारे ड्यूज़ कवर है। डोंट फॉरगेट लेंडर वाइज डिटेल एंड शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर ऑल्सो। अब हम उसको जो है पैरा 3 के क्लॉज 8 में हम फर्दर पढ़ेंगे कि हमको बाकायदा हम जिससे हमने ड्यूज़ लिए, हमने जिससे बोरिंग ली थी, हम जिनको रीपेमेंट में हमने ड्यूज़ में डिफ़ॉल्ट करा है, बाकायदा उसके रिस्पेक्ट में हमको लेंडर वाइज डिटेल भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि किन किन लोगों को हमने पेमेंट नहीं करा, क्योंकि ये लेंडर थे ना, इनको हमने डिफ़ॉल्ट करा, तो किन किन लोगों, किन किन जो लेंडर्स थे, लेंडर वाइज डिटेल हमको बताना पड़ेगा और बाकायदा हमको शेड्यूल 3 में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए चीज़ें हैं, बट आप एक बार याद रख लो कि अगर बोरोइंग की लिमिट ऊपर हो जाती है तो पैरा जो है 3/10 क्लॉज 8 इधर अट्रैक्ट हो जाता है। इधर हमने बात करी प्राइवेट कंपनी, इफ़ पेड अप कैपिटल रिजर्व 1 करोड़ या उससे कम है, बोरोइंग जो है 1 करोड़ या उससे कम है, या टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है। अब प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी है, सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए और सब्सिडियरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडियरी निकल गई तो वो तो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अब ये डीम्ड पब्लिक कंपनी है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पेड प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर ली, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, बाकायदा बोरिंग के रिस्पेक्ट में भी हमने बात कर ली। अब बात आती है टोटल टर्नओवर में, कि टोटल टर्नओवर में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर में ऐसा है कि टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज शेड्यूल 3, जो शेड्यूल 3 में जैसे डिस्क्लोज करा जाता है टोटल रेवेन्यू, जिसमें पहला पार्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा पार्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज, सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये सारे रिवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। तो अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज में आप सेल ऑफ स्क्रैप को भी ले सकते हो, तो ये सेल ऑफ जो है जिसमें सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज और सेल रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें एज शेड्यूल 3 में जैसे डिस्क्लोज करी देती है वैसे ही हमको टोटल रेवेन्यू को क्लब करना पड़ता है। तो ऐसा करते हमने एप्लीकेबिलिटी की बात समझी। हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग क्लॉजेस अंडर पैरा 3। तो ये पैरा 3 है जिसके अंदर 16 क्लॉजेस है, जैसे 3CD में 41 क्लॉजेस है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है, ऐसे ही एक मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपको कारो के पॉइंट्स भी अटैच करके भेजने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 है फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में। तो फॉलोइंग मैटर शैल बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में ये मैटर्स इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर रिकॉर्ड, whether the company is maintaining proper record showing full particular including quantitative details and situation of fixed asset। तो क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर रिकॉर्ड में। अब प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब फुल पर्टिकुलर। फुल पर्टिकुलर मतलब कि कोई सी एसेट है, उस एसेट के बारे में हमने लिखा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो फुल पर्टिकुलर हमने बताया। अब क्वांटिटेटिव डिटेल, अब प्लांट एंड मशीन कितनी है, सपोज करो 3 है, तो हमने बताया भैया क्वांटिटेटिव डिटेल में 3 है, किधर है सिचुएशन, तो अपन मान लेंगे कि तीनों सिचुएशन है, जैसे गोडाउन में रखी पड़ी है या कहीं भी सिचुएशन कहीं भी रखी पड़ी, तो वो सिचुएशन हमको बतानी पड़ती है। तो इस तरीके से प्लांट एंड मशीनरी फुल डिस्क्लोजर हमने करा और इसमें हमने क्वांटिटी डिटेल्स हमने बताई और बाकायदा सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बताया। अब फिजिकल वेरिफिकेशन, वेदर दिस फिक्स्ड एसेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड। अब ये जो एसेट्स है हमने सिचुएशन बताई है, तो सिचुएशन से ही अगर अपन एसोसिएट करें हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या फिजिकली वेरीफाइड होते हैं बाय मैनेजमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल वेयर एनुअल वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमने पढ़ा कि जब एनुअल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में ऑल एसेट मस्ट बी वेरीफाइड एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर। तो 3 साल कम से कम एक बार तो हमको फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए।
तो हमने पढ़ा भाई बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए और फिजिकली वेरीफाइड होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे ये वेरीफाई होना चाहिए। और वेयर एनुअल वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल देन ऑल एसेट मस्ट बी वेरीफाइड एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर वेदर और मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन के दौरान कुछ आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई थी? आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का बोला, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई थी ऑन सच वेरिफिकेशन? और अगर हुई है तो क्या आपने उसको कैसे डील करा, क्या आपने डिस्क्लोज करा उसको P&L में? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड बना कि प्रॉपर रिकॉर्ड बनते हैं कि बनते हैं, बाकायदा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आती है तो आपने उसको कैसे डील करा है। ठीक है, अब जैसे आज बात आती है, फिर आती चीज़ टाइटल डीड के बारे में कि वेदर टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, फिक्स्ड एसेट की बात करें हैं, क्या टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है कि नहीं है? और अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसी दूसरे के नाम पे होगी या किसी दूसरे को हमने टाइटल असाइन कर दिया होगा, तो डिटेल एग्जामिनेशन करो कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है क्या अंडर कन्वर्जन और अमेलगमेशन, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज करके रखी है, क्या टाइटल डीड लॉस्ट हो चुकी है। तो आप अदर डॉक्यूमेंट देखो, जैसे आप FIR देखो या स्टेट के लोकल अथॉरिटी रिकॉर्ड्स देखो, तो इस तरीके से आपको टाइटल डीड आपको चेक करना पड़ता है कि ये कंपनी की टाइटल डीड कंपनी के पास है कि भी नहीं है, और अगर नहीं है तो चेक करो कि क्या वो ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है अंडर कन्वर्जन, क्या किसी को मॉर्गेज है क्या अगर घूम गई है टाइटल डीड तो हम रिलेटेड दूसरे डॉक्यूमेंट देखेंगे और चेक करेंगे कि ये कंपनी के नाम पे भी है कि नहीं है। अब क्या होता है कि यार ऑडिटर को ना ये इस पर रिपोर्ट करना है, अब इस पर रिपोर्ट करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर लगानी पड़ती है, एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं, तब जाके रिपोर्ट होता है। तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट दे के रख जाओ रिपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर शुड हैव टू बी फॉलो, कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए ताकि वो इसमें रिपोर्ट प्रॉपर्ली कर सके। अब इधर हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसे कंपनी है, कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है। तो उसने क्या किया, पर्सन ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की सारी एसेट्स को बेच दिया और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट अपना कंटिन्यू हो रहा था। तो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में अब उसने असेट का वेरिफिकेशन करा तो उसको डिस्क्रिपेंसीज मिली। अब कायदे से क्वेश्चन में देखा जाए तो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का असेट का वेरिफिकेशन है तो उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली, तो हमने उसके रिस्पेक्ट में तो कारों की रिपोर्टिंग कर दी ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। बट अब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हमने बेच दिया या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हमने डिस्पोज कर दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन चाह रहा था कि हमको कुछ सॉल्यूशन में लिखे कि उसके बारे में हमको क्या करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमको गोइंग कंसर्न के बारे में लिखना था। तो हमको पहले गोइंग कंसर्न समझना पड़ेगा कि उसमें क्या था कि गोइंग कंसर्न लाइकली टू अफेक्ट व्हेन मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट बिजनेस। क्या होता है कि गोइंग कंसर्न लाइकली टू अफेक्ट, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट द बिजनेस। जब मैनेजमेंट का इंटेंशन होता है बिजनेस करना, बिजनेस को लिक्विडेट करना, एक मिनट, ओके, जब मैनेजमेंट का इंटेंशन होता है कि बिजनेस को ही लिक्विडेट करना, तो तब जाके गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाता है। या जब लिक्विडेशन करना इंटेंशन नहीं है पर लिक्विडेशन करना जरूरी है। और कर्टेलमेंट ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, जब स्केल ऑफ ऑपरेशन कर्टेलमेंट हो गया मटेरियली, तब गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है। अब गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है, पर अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर गोइंग कंसर्न अफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि कंपनी तो चल रही है। तो कर्टेलमेंट ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन मटेरियली है या लिक्विडेट का बिजनेस इंटेंशन है मैनेजमेंट का, या लिक्विडेशन जरूरी है, तो उस केस में गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है। और एज ए 570 ऑडिटर नीड टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू चेक अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और ऑडिटर को वैसे भी अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर तो लगाना ही पड़ता है टू चेक अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि चेक करने के लिए कि यार एंटिटी में गोइंग कंसर्न है कि भी नहीं है। अब एंटिटी ने बोल तो दिया कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है, तो उसकी भी अप्रोप्रिएटनेस ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। तो बाकायदा उसके लिए अपने को अप्रोप्रिएट प्रोसीजर तो लगानी पड़ेंगे। कंपनी क्लोज डाउन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड कंटिन्यू इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन डजंट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न। अब कंपनी क्लोज डाउन कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और कंटिन्यू कर रही है अपने ट्रेडिंग ऑपरेशन, कोई ये गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं करती है, राइट। तो इस तरह हमने गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ा। और 570 में बाकायदा ऑडिटर को अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाने ही पड़ते हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। और फिर हमने फिक्स्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, फिक्स्ड एसेट के बारे में समझा। और इस 2 दिन की सबसे पहले टाइटल डीड हमने पढ़ा दिया। टाइटल डीड में
टाइटल है वो टाइटल डीड क्या होती है? तो टाइटल डीड का मतलब ये होता है कि डीड एविडेंसिंग अ राइट ऑफ लीगल ओनरशिप। तो टाइटल डीड बेसिकली लीगल ओनरशिप को शो करता है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे सेल डीड हो गई या ट्रांसफर डीड हो गई, कन्वेंस डीड हो गई। तो ये सारी डीड जो होती है वो टाइटल डीड्स होती है, जिससे टाइटल बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है। और अगर मेरे पास टाइटल डीड है तो मेरे पास ये उसका राइट है ऐसा। तो टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? डीड एविडेंसिंग राइट ऑफ लीगल ओनरशिप। तो डीड जो है एविडेंस कर रहा है राइट ऑफ लीगल ओनरशिप का। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें अगर टाइटल डीड मेरे पास नहीं है, अगर टाइटल डीड मेरे पास नहीं है या टाइटल डीड डिपॉजिट करी हुई है किसी दूसरे को, जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉर्गेज करके रखी है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है उस केस में? ऑडिटर को कंफर्मेशन लो थर्ड पार्टी से, पूछो से थर्ड पार्टी से कि क्या तुम्हारे पास है क्या टाइटल डीड कंपनी की, या तो चेक द स्टेट रिकॉर्ड्स। जो हर एक स्टेट के अपने अपने रिकॉर्ड्स रहते हैं एसेट्स को लिखते हुए, तो आपको बता दो या तो आप चेक करो स्टेट के रिकॉर्ड्स और इस तरीके से आप ये चेक करो कि टाइटल डीड कंपनी की किसी को ट्रांसफ़र हो गई है, तो उससे कंफर्म कर लो थर्ड पार्टी से, इंस्टीट्यूशन से, और चेक द स्टेट रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से आप चेक कर लो। ओके, अगर कभी टाइटल डीड और अगर कभी टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं हो तो आपको इस रिस्पेक्ट में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि इन केस ऑफ लैंड आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, क्या लैंड फ्री होल्ड या लीज होल्ड है, लैंड का ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक क्या है, और रिमार्क। और बिल्डिंग के केस में आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट करने पड़ते हैं। लीज होल्ड और फ्री होल्ड का आपको नहीं डिस्क्लोज करना पड़ता है, ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक और रिमार्क होता है। तो इस तरीके से हमने जो है फिक्स एसेट में जो भी कारों में रिपोर्टिंग हो सकती है वो कारों में रिपोर्टिंग में समझी। तो जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में कारों के अंदर रिपोर्टिंग। अब बात आती है सेकंड बात आती है इन्वेंट्री की। तो फॉलोइंग मैटर शैल बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिक्स्ड एसेट का भी आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, इन्वेंट्री का भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें कि तो वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन कंडक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल। फिक्स्ड एसेट में तो हमने बोला एटलीस्ट 3 साल में एक बार तो करो, इधर बोल रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल में करो, उधर बोल रहे हैं एट 3 साल में एक बार करो, इधर बोल रहे हैं रेगुलर इंटरवल में करो। बेसिकली उधर भी बोला था रेगुलर इंटरवल, और बेसिकली रेगुलर इंटरवल मतलब साल में एक बार, पर अगर एनुअल वेरिफिकेशन आपका पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 3 साल में एक बार कर लो। इधर भी रेगुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ टाइम का बोला है कि नहीं बोला है, बट इसमें कुछ टाइम का नहीं बोला है। अब इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था और क्वेश्चन में कुछ में सॉल्यूशन से कुछ ऐसा बताया गया था कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वेरीफाई ऑल मटेरियल आइटम। देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया फिजिकल वेरिफिकेशन करना, और ऑडिटर को तो सिर्फ रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट ये सब कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ऑडिटर चेक करेगा। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेरीफाई करना है कि सारे मटेरियल आइटम जो है वो कम से कम साल में एक बार तो हम वेरीफाई कर लें, पर जो अदर आइटम है अदर आइटम को रीजनेबल इंटरवल में हम वेरीफाई कर लें। अब जो रीजनेबल इंटरवल है, अब रीजनेबल इंटरवल जो है वो एज पर द वेरियस फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री का नेचर क्या है। इन्वेंट्री के नेचर के साथ साथ ये देखना पड़ता है कि इन्वेंट्री की लोकेशन क्या है। तो इन्वेंट्री का नेचर, इन्वेंट्री की लोकेशन, फीजिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, बट इफ़ प्रैक्टिकेबल ऑल आइटम शुड वेरीफाई एटलीस्ट वंस। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री देखी कि क्या पेरिशेबल है कि क्या है, हमने उस नेचर देखा। इन्वेंट्री किधर सिचुएटेड है, उसका वेरिफिकेशन फीजेबल है कि भी नहीं है। तो नेचर, लोकेशन, उसकी फीजिबिलिटी, उन सबको देखते हुए अगर प्रैक्टिकेबल है तो सारे आइटम्स को एटलीस्ट वंस हमको वेरीफाई करना चाहिए। ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट वेरिफिकेशन बाय एग्जामिन एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस। अब ऑडिटर को सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ऑडिटर कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन करा है, वो प्रॉपर्ली करा है कि नहीं करा है। वो एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस चेक करेगा, वो एविडेंस चेक करेगा, पता करेगा कि मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन करा है कि भी नहीं करा है, या वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स वो चेक कर लेगा। उसका एविडेंस के इसकी एडिक्वेसी देखनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। अब जब उसको लग रहा है कि जब मैनेजमेंट ने जो है वेरिफिकेशन करा है तो उस रिस्पेक्ट में फिर ऑडिटर देगा कि मैनेजमेंट तो रेगुलर इंटरवल पे रिपोर्ट करता है। तो ऑडिटर को सेटिस्फाई तो अपने आप को करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ये करती है नहीं करती है, ऑडिटर को इसके रिस्पेक्ट में अपने आप को ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और सेटिस्फाई अपने आप को करना पड़ेगा। अब हाँ, तो हमने पढ़ा रेगुलर इंटरवल बाय दी और मटेरियल आइटम। तो मटेरियल आइटम में हमने पढ़ा एटलीस्ट वंस इन ईयर। और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है तो हम किस तरीके से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में डील करा है, और अगर नहीं मिली है तो उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं है।
अब लोन गिवन बाय द कंपनी, पहला आया हमारा क्लॉज वन हमारा आया फिक्स्ड एसेट पे, दूसरा आया हमारा इन्वेंट्री पे, अब तीसरा आता है लोन गिवन बाय द कंपनी। तो whether the company has granted any loan secured or unsecured to company, firm, LLP or other party covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act। क्या कंपनी ने लोन दिया है? क्या लोन देने की बात करें, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, द कंपनीज, फर्म्स, अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर 189। तो 189 के जो रजिस्टर होते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो भी पार्टीज है उन पार्टीज़ को जो भी लोन दिया जाता है उसकी बातें इधर करी गई है। तो टर्म्स एंड कंडीशन, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। आप लोन दे रहे हो, अब आप लोन दे रहे हो तो बेसिकली आप 189 में जो पार्टीज है उन पार्टीज को दे रहे हो, आपके जो आप लोन टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपसे रिलेटेड पार्टीज है, या रिलेटेड पार्टीज तो नहीं, पर जो 189 के अंदर जो पार्टीज होती है वो जनरली क्लोज पार्टीज होती है। अब क्लोज पार्टीज को अगर आप लोन दे रहे हो तो सिंपल सी बात है, याद करने के हिसाब से आप समझ लो, क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए, वो बायस ही नहीं होनी चाहिए। और अगर बायस होगी तो कारों में रिपोर्टिंग हो रही। तो प्री जुडिशियल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आया था कि कंपनी ने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया लोअर देन द प्रीवेलिंग मार्केट रेट। अब प्रीवेलिंग मार्केट रेट का मतलब क्या होता है? प्रीवेलिंग मार्केट रेट जो मार्केट में जहाँ पे लोन मिल रहा है। अब मार्केट से अगर कम रेट पे अगर हम लोन दे रहे तो एक ये तो प्री जुडिशियल ही हो गया ना। कंपनी दूसरी जगह लोन देके पैसा कमा सकती थी, जितने रुपए जितना इंटरेस्ट कमा सकती थी उतना नहीं कमा पाएगी, तो ये तो प्री जुडिशियल हो गया ना, कंपनी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ लोन। सेकंड, स्टेप ऑफ रिकवरी। आप रिकवरी की स्टेप्स चेक करो, क्या लोन तो दे दिया कंपनी ने, रिकवरी की स्टेप्स क्या है? वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज़ बीन स्टिपुलेटेड। क्या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है क्या वो स्टिपुलेटेड है कि भी नहीं है, क्या वो डिसाइडेड है कि भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बिना एग्रीमेंट के लोन दे दिया हो या बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन दे दिया हो। तो बाकायदा रीपेमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में कोई स्टिपुलेशन है कि नहीं, कोई डिसाइडेड है कि नहीं, और अगर है तो बाकायदा सामने वाला रेगुलर पेमेंट करता है कि नहीं करता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ दिखावे का है। फिर रेगुलर रिकवरी, क्या इफ़ अमाउंट ओवर ड्यू एक्सीड 90 डेज, अगर अमाउंट एक्सीड 90 डेज ओवर ड्यू है तो क्या आप रीजनेबल स्टेप्स ले रहे हो रिकवरी के लिए? ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि लोन दे रही है कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनी, फर्म, एलएलपी और अदर पार्टीज जो रजिस्टर में कवर है अंडर सेक्शन 199। अब लोन में इधर कौन कौन से लोन कवर है? ग्रांट एनी लोन, मतलब क्या जो उस साल में ग्रांट करा वही सारे लोन? नहीं। अब इसमें गाइडेंस नोट आया था। गाइडेंस नोट ये बोलता है ग्रांट एनी लोन का मतलब है उस साल जो दिए गए लोन है वो तो आएंगे, पर जो लोन विच वर स्क्वायर वो भी आएंगे, कि जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग वाले लोन भी आएंगे। लोन कवर नॉट ओनली लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लोन ग्रांट हुए हैं वो ही कवर नहीं होंगे, बट ऑल्सो कौन कौन सी चीज़ें कवर होगी? लोन इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंसेस में जो लोन्स थे वो भी कवर होंगे। जो लोन विच वर स्क्वायर्ड अप, कि बीच में ही आए और स्क्वायर्ड अप हो गए, वो लोन्स भी सारे कवर्ड होंगे। तो हमने पढ़ा कि लोन देते हैं एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन, देते हैं कि नहीं देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है, और अगर रिकवरी करनी है तो रिकवरी के लिए बाकायदा जो रीपेमेंट की टर्म्स है, इंटरेस्ट की टर्म्स है, प्रिंसिपल की पेमेंट की टर्म्स है, इंटरेस्ट के रीपेमेंट की टर्म्स है, वो स्टिपुलेटेड है कि भी नहीं है। और अगर स्टिपुलेटेड है तो बाकायदा रेगुलरली पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं पेमेंट होता है तो हमें देखना पड़ता है कि अगर ओवर ड्यू एक्सीडिंग 90 डेज है तो रीजनेबल स्टेप्स ऑफ रिकवरी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो ये हो गया हमारा लोन जो है वो कंपनी ने दिया। अब लोन टू डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, तो लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, उधर भी पैसा जा रहा था, अब इधर भी पैसा जा रहा है। तो लोन टू डायरेक्टर, अब इधर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी वेदर प्रोविजंस ऑफ 185 और 186 जो है वो कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा था ये क्लॉज, ये लोन टू डायरेक्टर की बात कर रहा है। लोन के इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसा मैटर करता है और कंपनी में जनरली पैसों का ही फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इसमें ही होती है कि आप इधर उधर आप लोन दे देते हो। तो बाकायदा लोन पे अच्छी रिपोर्टिंग से इधर लोन और डिपॉजिट्स पे। तो पहला हमने पढ़ा फिक्स्ड का, दूसरा हमने पढ़ा इन्वेंट्री का, तीसरा हमने पढ़ा लोन जो है वो पार्टीज है, कंपनी, एलएलपी, फर्म या अदर पर्सन जो रजिस्टर्ड 189 में कवर्ड है, और ये है लोन टू डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। अब आती है बात डिपॉजिट्स की। अब ये है इन केस ऑफ
कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट विद द फॉलोइंग हैव बीन कंप्लाइड विद। जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, देखो कि आरबीआई के डायरेक्शंस इशू कर, मतलब जो डायरेक्टिव्स है वो कंप्लायंस करते कि नहीं करते आरबीआई के डायरेक्टिव्स का, जो 73 से 76 से उस प्रोविजन का कंप्लायंस करते कि नहीं करते हैं, या अगर इफ एन ऑर्डर पास बाय द NCLT, कंपनी लॉ बोर्ड, आरबीआई या कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो उनके ऑर्डर पास करते कि नहीं करते हो, और अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन टू बी स्टेटेड। तो इस पे भी बेसिस है। तो डिपॉजिट में भी यही है कि देखो क्या कंपनी जब एक्सेप्ट करी डिपॉजिट, अभी इधर सब लोन देने की बात करते हैं, इधर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात करें, तो अब डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करें तो देखो यार कि आरबीआई का कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स का 73 से 76 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी लॉ बोर्ड NCLT के ऑर्डर्स का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकायदा इफ़ एनी ऑफ द अबव इज़ नॉट कंप्लाइड, और अगर नहीं कंप्लाइड हो तो बाकायदा आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बताना पड़ता है। अब आती है बात कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, ये एक अच्छा क्लॉज है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड में इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, अब कॉस्ट रिकॉर्ड हमको कब बनाना पड़ता है, जब हमारा टर्नओवर होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो हमको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है अंडर सेक्शन 148। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है CRA1 में, इसका CRA1 होता है फॉर्मेट, तो अगर CRA1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के हैं तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का टू द कंपनी, तो क्या अकाउंट्स वैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ओके, तो अब क्या बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, बेसिकली इधर मेंटेनेंस नहीं यूज़ होना चाहिए, इधर करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेड एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट से डायरेक्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, बोलेगा क्या मैनेजमेंट को क्या मेरे को कारों में रिपोर्ट करने का है, तुम पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मेरे को बताओ कि मेड और मेंटेन करा है कि नहीं एज पर 148, क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं उसको मेड करते हैं और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करा जाता है। अकाउंट्स मेड होते हैं और रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड मेड एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड, तो इधर कॉस्ट रिकॉर्ड था तो इसलिए इधर मेंटेनेंस करा, तो कॉस्ट अकाउंट आपको मेड करने पड़ेगी और कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 148। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, अब ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेड और मेंटेन होते हैं कि नहीं होते, तो ऑडिट की प्रोसीजर क्या होगी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक्स रिकॉर्ड्स इन दिस रिगार्ड, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक्स रिकॉर्ड इन दिस रिगार्ड एंड जनरल रिव्यू एंड ब्रॉडली रिव्यू डेट टू इंश्योर कंप्लायंस। तो अपन ने पहले मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लिया, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स लेगा, रिकॉर्ड्स लेगा इन दिस रिगार्ड एंड जनरल रिव्यू करेगा, इंस्पेक्शन नहीं करेगा, जनरल रिव्यू करेगा, ब्रॉडली रिव्यू करेगा, इंश्योर करेगा कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और CRA1 में मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलती है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का तो सेक्शन 148 में तो CRA1 में बनाने को बोलती है, और बाकायदा पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल, पर्टिकुलर्स ऑफ मैटर और पर्टिकुलर्स ऑफ अदर आइटम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है वो पर्टिकुलर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आपको लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मंगवाने पड़ेंगे, एक जनरल रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रॉपर पर्टिकुलर्स आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा। अब पॉइंट आता है कि पहला हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट का, सेकंड हमने पढ़ा इन्वेंट्री का, थर्ड हमने पढ़ा लोन टू रजिस्टर वाली कंपनीज, फोर्थ पढ़ा लोन टू डायरेक्टर, पांचवा पढ़ा फिक्स्ड, हमने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा, छठा हमने कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा, अब सातवां आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब पॉइंट ये है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज दो तरीके के होते हैं, एक तो डिस्प्यूटेड होते हैं और अनडिस्प्यूटेड होते हैं, और बात यह है कि ये स्टैट्यूटरी है। तब स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो हमको देखना पड़ेगा कि स्टैट्यूटरी ड्यूज मोड क्या ड्यूज मोर देन 6 मंथ है। उधर हमने फिक्स एसेट में, हमने लोन्स में देखा था कि जो है वो ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज है तो रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इधर ऐसा है कि अगर ड्यूज मोर देन 6 मंथ है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो अनडिस्प्यूटेड है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो तो ड्यूज आपको भरने ही भरने हैं, तो क्या आप उसमें रेगुलर हो कि नहीं हो, तो विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। तो आप अनडिस्प्यूटेड जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है क्या वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हो कि नहीं करते हो, भरते हो कि नहीं भरते हो। जैसे PF के ड्यूज होते हैं, इनकम टैक्स के है, GST के, कस्टम ड्यूटी के, एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो बाकायदा आप रेगुलर हो कि नहीं हो। रेगुलर इन द सेंस, रेगुलर का मतलब क्या होता है, अब PF है तो PF एक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके ड्यू डेट में भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, तो पेमेंट इन ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट। और अगर आप रेगुलर नहीं हो
तो आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट फॉर द पीरियड मोर देन 6 मंथ्स। बैलेंस शीट डेट पे हम आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज सारे नहीं रिपोर्ट करेंगे, पर जो 6 महीने से ज़्यादा है उसको रिपोर्ट करा जाएगा। अब ये हमने पढ़ा। अब इधर क्या ऑथर्स का नोट क्या है, जो मैम ने जो बुक बनाई है उसके इसमें ऑथर्स का नोट क्या है कि ऑल्सो रेफर ऑडिट प्रोसीजर अंडर सेक्शन ऐसे 250, जो भी हम इसको पढ़ेंगे, एंड प्रोविजंस ऑफ 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड कोड ऐसे 250 एंड 43B इन द आंसर्स ऑफ अप्रोप्रिएट लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि करना तो पड़ेगा। बट ठीक है, 43B इसलिए बोला है क्योंकि पेमेंट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट है ना, तो ये सब 43B में बोला जाता है। अब डिस्प्यूट अगर हो, अभी हम ऐसे 250 पे जाएंगे, अगर डिस्प्यूट हो तब क्या करेंगे, तो इन केस डिस्प्यूट ड्यूज हैव नॉट बीन डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो अमाउंट कितना है, किस फोरम में पेंडिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम ऐसे 250 में पढ़ते हैं। ऐसे 250 क्या पढ़ता है, ऑडिटर टू obtain an appropriate audit evidence regarding compliance of laws and regulation which have direct effect on determination of material amount and disclosure of financial statement. ओके, क्या होता है कि अब पीएफ है तो पीएफ एक्ट लगा है, इनका वो दूसरे लेबर लॉज के एक्ट लग जाते हैं, तो ऑडिटर को क्या वो लॉज भी चेक करने है क्या, तो ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, उन वो लॉज एंड रेगुलेशन, उन लॉज एंड रेगुलेशन पर ध्यान देना जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि वो हेल्प करते हैं या उसका इफेक्ट है वो मटेरियल अमाउंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, या इसका डायरेक्ट इफेक्ट इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट इफेक्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर जैसे फाइन होता है, अब पीएफ एक्ट में कोई सा फाइन लग रहा है, अब पीएफ एक्ट में फाइन लग रहा है, मटेरियल अमाउंट का फाइन लग रहा है, तब उस लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करना जरूरी है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ना इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, और बाकायदा फिर उसको हमको, और डायरेक्ट इफेक्ट है उसको हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकायदा डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को उसके रिस्पेक्ट में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, इसलिए ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करा है तो फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, और इसको बाकायदा हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। अब डिस्प्यूट हो, अगर डिस्प्यूट हो ड्यूज, तो हमको डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर ड्यूज डिस्प्यूट में है तब डिस्प्यूट का जो भी आउटकम आया है हमको उससे कोई मतलब नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, यार आउटकम ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। हमको तो ये देखना है कि जो अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है और किस फोरम में वो पेंडिंग है डिस्प्यूट, और कितना और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। तो मेयर रिप्रेजेंटेशन, सब डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस दिया तो मैंने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई किया। अब शो कॉज नोटिस पर रिप्लाई करना डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तब एग्जिस्ट होता है जब हम अपील करते हैं ऑर्डर पे। अभी तो शो कॉज नोटिस आया है, शो कॉज नोटिस पे मैंने रिप्लाई दिया है, वो ऑर्डर देगा और मैं जब अपील दूंगा तब डिस्प्यूट क्रिएट होगा कि भैया तूने ऑर्डर कैसे दे दिया। तो जब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, नेम ऑफ द स्टैच्यूट कि कौन से एक्ट में डिस्प्यूट हुआ है, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, कौन साल का डिस्प्यूट है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस साल में अगर डिस्प्यूट हुआ है, इस साल में मैंने अपील करी तो इसी साल का डिस्प्यूट होगा, हो सकता है कि 10 साल पुराना डिस्प्यूट हो, वो इस साल अराइज हुआ हो, ऑर्डर इस साल पास किया हो उसने, तो ईयर ऑफ डिफॉल्ट बताना पड़ेगा वो किस फोरम में पेंडिंग है। तो नेम ऑफ स्टैच्यू, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, तो सपोज करो कि नेम ऑफ स्टैच्यू आईटी एक्ट है और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है 1 लाख का या 10 लाख का डिफॉल्ट हम मान लो, यार थोड़ा बहुत बड़ा अमाउंट हम ले लेते हैं। ईयर ऑफ डिफॉल्ट की कौन से ईयर का है और किस फोरम में वो पेंडिंग है, कि सीआईटी अपील जिसमें आईटी है वो हमको देखना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये पढ़ा। अब बात आती रीपेमेंट ऑफ लोन्स की। अब इधर हमने रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी देखा, अभी हमने लोन्स के पढ़े क्लॉसेस, अब हम रीपेमेंट ऑफ लोन्स की बात कर रहे हैं। तो फॉलोइंग मैटर शैल बी रिपोर्टेड, हमको क्या मैटर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरिंग। लोन और बोरिंग के रीपेमेंट में क्या कंपनी डिफॉल्ट करती टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और ड्यूज टू ऑफ डिबेंचर होल्डर। Whether company has defaulted in repayment of loans and borrowing to financial institution, government, dues of debenture holder, और अगर कर रही है डिफ़ॉल्ट तो पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो कितना डिफ़ॉल्ट है और कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट है बताना पड़ता है। अब अपन ने पढ़ा था
ये मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी के दौरान पढ़ाया था। अगर हम देखें एप्लीकेबिलिटी के दौरान पढ़ाया था कि जो बोरिंग होती है तो बोरिंग के रिस्पेक्ट में हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये सब हम पढ़ा था। इसको ही हम 8th क्लॉज में जो है डिटेल में देख रहे हैं कि जो फॉलोइंग मैटर शैल बी रिपोर्टेड कि कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरिंग। आप लोन लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से लेते हो, डिबेंचर होल्डर से लेते हो, इसमें इंडिविजुअल भी कवर है। इसमें इंडिविजुअल भी कवर है। गाइडेंस नोट में आया था कि इंडिविजुअल भी कवर है। आप इनसे भी लोन लेते हो और आप इनको बोरिंग में आप डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो तो पीरियड बताओ और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताओ। अब इन केस डिफॉल्ट टू बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आप बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हो तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, तो ये आ गया बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। डिबेंचर होल्डर की बात नहीं कर रहे। इस केस में आपको लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। अब लेंडर वाइज डिटेल क्या देनी पड़ेगी, क्या लेंडर कौन है, कौन सी बैंक थी, तो लेंडर वाइज डिटेल में क्या बताना पड़ेगा, बकायदा लेंडर कौन है, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कितना आपने पे करा है, 3-4 महीने से नहीं पे करके रखा है, और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एट ईयर एंड, और ईयर एंड पे कितना डिफॉल्ट है। तो लेंडर, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, आपको अमाउंट से भी तो लेना देना है कि अमाउंट डिफॉल्ट है एट द ईयर एंड। रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन, रीशेड्यूलिंग डज नॉट मीन्स नो डिफॉल्ट हैज ऑफर्ड। मैंने डिफॉल्ट करा, हो सकता है सामने वाली कंपनी ने रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन कर दिया या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो इंटरेस्ट, पेंडिंग इंटरेस्ट है उसको वापस उसने लोन के फॉर्म में वापस मेरे को कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफॉल्ट ही नहीं हुआ। ये डिफॉल्ट तो हुआ है, तो रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन और रीस्ट्रक्चरिंग का लोन ऑफ लोन डज नॉट मीन कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि इधर डिफॉल्ट हुआ है और आपको पीरियड पड़ेगा और डिफॉल्ट दो बताना पड़ेगा, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट दोनों बताना पड़ेगा। अब आता है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या है, शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको, आप जब लोन देते हो किसी को, रीपेमेंट ऑफ लोन्स की बात कर रहे हैं ना, आपने आप किसी से लोन लिया है तो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या है, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या है, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो हमको इधर भी बताना है। ये जो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट है बाकायदा आपको पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इधर भी बताने का है। अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बाकायदा आपको इधर भी बताने का है। डिफॉल्ट मीन्स नॉट पेइंग ऑन ड्यू डेट एंड रिमेन आउटस्टैंडिंग ऑन ईयर एंड इवन इफ सच हैज़ बीन पेड आफ्टर ईयर एंड। डिफॉल्ट मीन नॉट पेइंग ऑन ड्यू डेट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले ना मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। ये बॉक्स बहुत ही छोटा है, ये स्ट्रेच हो जाएगा, हो जाएगा, हो पर ये ठीक है, कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा करने का। एक मिनट, राइट, सो एक मिनट, ये सही होगा, हाँ हो रहा है। तो हाँ, तो डिफॉल्ट जो है, कहाँ गया ये पॉइंट, हाँ, तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि आप टर्म, शेड्यूल 3 में नया है कि टर्म्स ऑफ, बाकी पीरियड ऑफ डिफॉल्ट और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं है, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि नॉट पेइंग ऑन ड्यू डेट एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ऑन ईयर एंड। ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करना, वो उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ईयर एंड। अब भले आपने ईयर एंड के बाद पे कर दिया हो, पर वो ईयर एंड पे तो देखो, ईयर एंड के बाद और ऑडिटर की रिपोर्ट इशू करने के पहले पे कर दिया हो, पर भैया ईयर एंड पे तो वो डिस्प्यूट में था, ईयर एंड पे तो वो डिफॉल्ट में था ना। आपने नॉट पेइंग ऑन ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा, आपने भले बाद में पे कर दिया पर ड्यू डेट पे तो नहीं पेमेंट करा, तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। अब यूटिलाइजेशन ऑफ IPO एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, ये भी अच्छा है, जो क्लॉज है इस पे से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग मैटर शैल बी रिपोर्टेड। क्या है कि हमने जो मनी रेज करा है, हमने IPO से करा या फॉर द पब्लिक ऑफर से करा या टर्म लोन से करा, क्या हमने अप्लाइड करा है फॉर द पर्पसफुली अप्लाई हुआ कि नहीं हो रहा है, तो ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है टर्म्स एंड कंडीशन, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑडिटर रेज करता है। और अगर नहीं हुआ है, चलो ठीक है, पर्पसफुली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो डिटेल बताओ, अगर नहीं हुआ है तो डिटेल बताओ। और हो सकता है कि हुआ है पर वो डिले में हुआ है और आपने उसको बाद में डिफ़ॉल्ट और आपने उसको सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई करा है, तो आपको डिटेल्स टुगेदर विद डिले और डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा। देखो, टाइम पे आपको पर्पसफुली यूटिलाइज करना था, नहीं करा है तो भी बताना पड़ेगा, या आपने डिले और डिफ़ॉल्ट करा है तो अगर आपने बाद में सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई करा है तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि अब आपने IPO से कुछ मनी रेज करा, क्वेश्चन में ऐसा आया है कि
आपने जो IPO से पैसा रेस करा है, अब वो पैसा जो रेस किया है, अभी आपका कैपिटल प्रोजेक्ट चल रहा है, अब एकदम से प्रोजेक्ट में इतना सारा पैसा एकदम से तो लगता नहीं है, तो आपने कुछ टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपने कुछ टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट करा है जो बेसिकली देखा जाए तो पर्पसफुली तो यूटिलाइज हुआ नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो ऐसा है कि अभी इसमें डिले है, इतना अमाउंट हमने यूज़ नहीं करा है, हमने यूज़ इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमने एकदम से पूरा अमाउंट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा एंड मोटिव वही है, हम उधर ही इन्वेस्ट करेंगे, पर अभी डिले हो रहा है और हमने अभी टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट करा है किसी बैंक में। या हो सकता है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा रेस करा था, पर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए गाड़ी परचेस कर ली। अब हमने ऐसा कर लिया, अब गाड़ी परचेस कर ली है, तो उस केस में इधर तो क्लियर कट आपने यूज़ ही नहीं करा है पर्पसफुली, तो आपको चीज़ बतानी पड़ेगी। अब फैक्ट ऑफ पेंडिंग यूटिलाइजेशन हैंस अमाउंट वॉज टेम्पररी इन्वेस्टेड इन सम अदर पर्पस। तो फैक्ट ऑफ पेंडिंग यूटिलाइजेशन मतलब वही डिले, और अमाउंट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट आपने करा है, कितना अमाउंट आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करा है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। भले ही आप बट अल्टीमेटली यूटिलाइज फॉर द स्टेटेड एंड एंड यूज। तो नेचर ऑफ फंड रेज, आपने कौन से किस तरीके से आपने फंड रेज करा था, डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, अमाउंट बताना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाइड करा है क्या आपने। नेचर ऑफ फंड रेज, डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ फंड रेज डिफ़ॉल्ट के बारे में बताना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट है, और सब्सिक्वेंटली वो रेक्टिफाई करा है कि नहीं करा है। तो नेचर ऑफ फंड रेज, तो सपोज करो कि हमने टर्म लोन से रेज करा है, या फर्दर पब्लिक ऑफर करा है, या IPO से करा है, हमने फंड रेज करा है, डिफ़ॉल्ट कितना है, डिटेल्स ऑफ डिफ़ॉल्ट, कितना अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट है, और कितना अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि कितना अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट है, कितना अमाउंट का हमारा डिले है, और हमने इसको बाद में रेक्टिफाई करा है कि नहीं करा है, वो सब चीज़ें हमको बतानी पड़ती है। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने हर जगह पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट, बार बार चीज़ें पढ़ लो तो चीज़ें कॉमन ही हो जाती है कि अगर कोई सा फ्रॉड है बाय कंपनी या ऑन कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, अगर यस तो नेचर और अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो बाकायदा नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब फ्रॉड में क्वेश्चन अच्छा था कि नॉट डिस्क्लोजिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड, बंदे ने प्योरिटी ऑफ गोल्ड को डिस्क्लोज नहीं करा, तो सिंपल सी बात है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को डिस्क्लोज नहीं करा। अब फ्रॉड की इधर बात करें तो इधर फ्रॉड की बात करें हमको ऐसे 240 लगाना पड़ेगा कि ऑडिटर का कंसर्न हो फाइनेंशियल फ्रॉड से है यार। ऑडिटर में जब भी फ्रॉड की बात आएगी ऑडिट में, वो फाइनेंशियल फ्रॉड की आएगी, मतलब ऐसे फ्रॉड जिसका मटेरियल इफेक्ट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है, तो जिसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ऐसा फ्रॉड जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट हो। ऑडिटर इज नॉट कंसर्न विद द नॉन डिस्क्लोजिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड, आपने प्योरिटी ऑफ गोल्ड को डिस्क्लोज नहीं किया, 24 कैरेट का सोना आपने यूज़ नहीं करा, पर आप बता रहे हो हमने 24 कैरेट का सोना यूज़ करा। अब इससे बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी ना फॉल्सिफाई हो रही है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका डायरेक्ट या मटेरियल इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है, ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है। अब ये फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है तो ऑडिटर को इससे कंसर्न भी नहीं होगा। और एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैं घूम गया था, और इसमें ये ऑब्जेक्टिव आया था कि फ्रॉड बाय ऑफिसर ऑन कंपनी। अब अभी क्या होता है कि कंपनी पे अगर फ्रॉड हुआ है बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर NPO है कंपनी, अगर NPO है कंपनी, NPO है और NPO वाली कंपनी में कंपनी के ऊपर डायरेक्टर ने फ्रॉड करा, डायरेक्टर या ऑफिसर ने फ्रॉड करा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में भैया ये करा जाएगा कि भैया ये तो NPO है, NPO मतलब सेक्शन 8 कंपनी है, इस पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वेदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड, तो हम जब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम जब पे करते हैं तो हमको बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग नहीं पेमेंट कर रहे हो, तो शेड्यूल 5 का पार्ट 1 के हिसाब से अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो, या सेक्शन 1 के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बाकायदा हमने रिक्विजिट अप्रूवल ली है कि नहीं ली है, और अगर नहीं ली है तो हमको अमाउंट बताना पड़ेगा, और अगर नहीं ली है तो हमको उससे रिफंड लेना पड़ेगा। तो हमको स्टेप टेकन बाय द कंपनी फॉर सिक्योरिंग द रिफंड, कि हमने बिना अप्रूवल के हमने उसको पेमेंट कर दिया, अब हमको रिफंड लेना पड़ेगा। तो इधर नाम नहीं जाता है, इधर डायरेक्टर का नाम नहीं जाता है जिसको हमने पेमेंट करा है या जिसको हमने कॉन्ट्रावेंशन में पेमेंट करा है, सिंपल से आधे इधर सिर्फ अमाउंट जाता है, स्टेट द अमाउंट इन्वॉल्व, हमको सिर्फ अमाउंट बताना पड़ता है, और हमको ये बताना पड़ता है कि हम रिफंड के लिए रिस्पेक्टिवली हम स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में है
वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाई विद द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, तो निधि कंपनी को एक नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो कंप्लाई करना पड़ता है जो 1:20 है टू मीट आउट द लाइबिलिटी। मतलब कि अगर मेरा रुपया 1 है तो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं 20 रुपये तक का, 20 गुना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नेट ऑन फंड का मतलब होता है पेड अप वो भी इक्विटी प्रेफरेंस, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल वो फ्री रिजर्व, रिड्यूस बाय एक्यूमुलेटेड लॉस और इनटेंजिबल एसेट। तो पेड अप में इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को ऐड करके रिड्यूस बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इनटेंजिबल एसेट्स को हम अगर माइनस करते हैं तो इनटेंजिबल एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का माइनस करते हैं तब जाके नेट ऑन फंड आता है। अब वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल 2014 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। तो क्या निधि कंपनी के पास ऐसे टर्म डिपॉजिट्स है जो अनमॉर्गेज है, किसी को मॉर्गेज नहीं है, वो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है। तो अगर ऐसे 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है टू मीट आउट द लाइबिलिटी तो निधि कंपनी को ऐसी सॉल्वेंसी देखनी पड़ती है निधि कंपनी की। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट प्रोसीजर में ये है कि हमको चेक करना पड़ता है कि नेट ऑन फंड जो है प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निधि रूल्स का प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट्स का प्रॉपर्ली कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज मैनेजमेंट वेदर सच कंप्यूटेशन हैज़ बीन अकॉर्डिंगली डेट वुड, और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि क्या कुछ जो कंप्यूटेशन है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेट वुड इनेबल ऑडिटर टू वेरीफाई, तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। तो मैनेजमेंट से इस तरीके की इंक्वायरी ऑडिटर कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फिर हमको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि जो सारे ट्रांजैक्शन है जो रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो 177 और 188 का कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वेयर एप्लीकेबल, एंड डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन तो उसकी डिटेल्स आप डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो AS 18 बोलता है भैया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज तो करो अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एज रिक्वायर्ड बाय। अब AS बोल रहा है तो ठीक है भैया, जो डिटेल्स है अब इसको डिस्क्लोज कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हमको ये देखना है कि जो सारे ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ उसका कंप्लायंस 177 और 188 में होना चाहिए। तो प्रॉपर एडिक्वेटली कंप्लायंस होना चाहिए और बाकायदा जो भी कंप्लायंस कर रहे हो जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी डिटेल आपको, तो ट्रांजैक्शन करते दौरान कंपनीज एक्ट का फॉलो करो और ट्रांजैक्शन करने के बाद अब जब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो आपको AS का कंप्लायंस करना पड़ता है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंस इशू में ऐसा है कि क्या कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है या किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट करा है ऑफ शेयर या कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर दिए ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, एंड इफ सो, और अगर इस तरीके का प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करे हैं तो क्या सेक्शन 42 का कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो अमाउंट इससे रेज करा है क्या वो पर्पसफुली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस हमको बताना पड़ेगा। फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात आती है तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में है क्या कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर इधर डायरेक्टर ऑफ कैश है तो कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग, तो क्या डायरेक्टर किस डायरेक्टर ऑफ कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग या पर्सन कनेक्टेड विद हिम उसके साथ कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या, और अगर हो रहे हैं क्या 192 का जो है कंपनी एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ हो रहे हैं या पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर के साथ हो रहे हैं तो प्रोविजंस ऑफ 192 का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो जब 192 में जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। नोटिस टू बी सेंट आउट एट द मीटिंग कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट, बाकायदा जब मीटिंग होती है जनरल मीटिंग उसमें नोट जाते हैं तो उस नोटिस में बाकायदा बताना पड़ेगा कि किस टाइप का अरेंजमेंट और किस टाइप का नॉन कैश ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं, किस टाइप की एसेट उसमें इन्वॉल्व है, किस टाइप के एसेट हमको मिलने वाली है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ना तो बदले में कुछ मिलेगा, देना भी पड़ेगा। अब एनी अरेंजमेंट विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। अब कोई सा आपने अगर अरेंजमेंट है वो कॉन्ट्रावेंशन में करा है तो कंपनी के पास वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी इजंट पॉसिबल फॉर कंपनी एंड लॉस फॉर इंडेमनिफाइड बाय अनदर पर्सन। अगर डायरेक्टर ने कंपनी ने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर लिए, अब उसका नॉन कंप्लायंस हो गया है तो कंपनी चाहे तो वॉइडेबल कर सकती है।
कंपनी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, पर इन सिचुएशन में नहीं करेगी। किन सिचुएशन में वॉइडेबल नहीं करेगी? जब कंपनी के लॉस की भरपाई किसी अनादर पर्सन ने कर दी है। अब थी लॉस की भरपाई अगर किसी अनादर पर्सन ने कर दी है, जब मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी पॉसिबल नहीं है और कंपनी को लॉस की भरपाई किसी अनादर पर्सन ने कर दी है, तब अनादर पर्सन के लिए तो कंपनी लायबल होगा। अब कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। अब राइट आर एक्वायर्ड बोनाफाइड एंड विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन बाय अनादर पर्सन। अगर राइट अगर एक्वायर्ड हो चुके हैं बोनाफाइड एंड विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन बाय अनादर पर्सन, तो अगर राइट एक्वायर रहे हैं बोनाफाइड तरीके से, तो अगर बोनाफाइड तरीके से राइट्स को एक्वायर किया गया है तो उस केस में एंड विदाउट नोटिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन बाय अनादर पर्सन, और अनादर पर्सन को कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता ही नहीं था, ये अनअवेयरनेस के कारण हो गया है। मियरली बोनाफाइड वे में गुड फेथ में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस केस में कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा या वॉइडेबल फिर नहीं होगा अगर गुड फेथ में ट्रांजैक्शन करा है तो, और या तो जब रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी पॉसिबल नहीं हो और कंपनी को उसके लॉस की भरपाई अनादर पर्सन ने कर दी हो, तो उस केस में जो है वो वॉइडेबल नहीं कर सकते। अब रजिस्टर अंडर आरबीआई एक्ट वेदर द कंपनी रिक्वायर्ड रजिस्टर अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट, और अगर कंपनी इज रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड तो क्या रजिस्ट्रेशन लिया है, तो कंपनी उस कंपनी के रिस्पेक्ट में भी हमको बताना पड़ेगा। तो अब हमने क्या पढ़ा, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, क्या कंपनी रिक्वायर्ड है टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45 IA, वो कंपनी एलिजिबल है 45 IA में रजिस्टर होने के लिए, और अगर है तो क्या रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया, उसने अगर नहीं लिया है तो बताओ। तो मेमोरी टेक्निक ऑफ कारो, तो मेमोरी टेक्निक ऑफ कारो के पहले अब हम देखते थे, हमने फटाफट क्या, तो हमने 16 से पढ़ा भैया रजिस्टर है कि नहीं आरबीआई एक्ट में, तो भैया बताओ। नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो भैया कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 192 का, डायरेक्टर के साथ करना पड़ता है, डायरेक्टर ऑफ कैश या पर्सन कनेक्ट विद हिम, तो पर्सन और सारे कनेक्टेड पर्सन आ जाते हैं रिलेटेड पार्टी के, तो इनके साथ कॉन्ट्रावेंशन 192 का कंप्लायंस करना पड़ता है। प्राइवेट प्लेसमेंट है तो हमको देखना पड़ता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर का करा है, कन्वर्टिबल डिवेंचर का करा है, तो सेक्शन 42 का कंप्लायंस होता है कि नहीं होता है, और पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करा है कि नहीं करा है, और अगर नहीं करा है तो भैया आप बताओ कि कहाँ आपने नहीं करा है, नॉन कंप्लायंस की डिटेल बताओ। ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 177 188 का कंप्लायंस करना है, और अगर आपने डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है तो आपको AS का कंप्लायंस करना है। और निधि कंपनी में 1:20 का नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो रखना है। नेट ऑन फंड में पेड की इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं आएंगे, फ्री रिजर्व आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंटेंजिबल एसेट जो है वो माइनस हो जाएंगे। पेड अप क्या, तो हमको नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 देखना है, और 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना चाहिए एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स टू मीट आउट द लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए जो है 10% ऑफ अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना चाहिए। फिर हमको ये देखना चाहिए कि जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है बाकायदा अप्रूवल लगता है कि नहीं लगता है, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम जब पे कर रहे हैं तो बाकायदा अप्रूवल लेकर पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप तो ये बताओ कि आपने पे कर दिया तो आप रिफंड के स्टेप्स किस तरीके से ले रहे हो और कितना अमाउंट अगर आपने ऐसी कॉन्ट्रावेंशन में पे कर दिया है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है तो बाकायदा हमको फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड जिसका इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो फाइनेंशियल फ्रॉड जिसका हैवी इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड मतलब होना चाहिए। और फ्रॉड बाय कंपनी या ऑन कंपनी, बाय कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो आपको बताना पड़ता है अगर है तो नेचर ऑफ फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व। एंड फ्रॉड बाय ऑफिसर और ऑन कंपनी, जैसे कि अगर एनपीओ अगर कंपनी हो और फ्रॉड बाय ऑफिसर ऑन कंपनी, तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एनपीओ है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में हमने समझा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, तो जो पैसा रेज होता है वो पर्पसफुली यूटिलाइज होता है कि नहीं होता है, और अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा है, आपने डिले कर दिया है, आपने कहीं टेम्पररीली इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपको वो सब चीज़ें बतानी पड़ती है कि भैया देखो ऐसा है कि हमने फंड ऐसे रेज करा था, हमने इतना डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इतने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट करा है, इतना डिले कर रहे हैं हम, बाद में उसको सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई करा है कि नहीं करा है, वो भी हम आपको बता देंगे। अब रीपेमेंट लोन है, रीपेमेंट ऑफ लोन की बात है तो भैया आपने लोन बोरोइंग रीपेमेंट कर दो, इंडिविजुअल से भी आप लोन ले रहे हो तो रीपेमेंट कर दो। अब शेड्यूल 3 में भी हमको टर्म्स ऑफ रीपेमेंट के साथ पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट बताना पड़ता है और अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बताना पड़ता है। हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट और अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बताना पड़ता है। और डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग में जो पेंडिंग है वो डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करो बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, डिबेंचर होल्डर की बात नहीं कर, डिबेंचर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को अगर आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करो तो आपको लेंडर वाइज डिटरमिन, लेंडर कितने पीरियड का डिफ़ॉल्ट है, ईयर एंड पे डिफ़ॉल्ट का अमाउंट कितना है, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। और रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होता है।
अब डिस्प्यूट में हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो अनडिस्प्यूटेड है, 6 महीने से ज़्यादा अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको वो डिस्प्यूट बताना पड़ता है, और आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट बताना पड़ेगा है। और अगर डिस्प्यूट है और अगर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अपील करते हैं तो डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और बाकायदा डिस्प्यूट है तो नेचर ऑफ डिस्प्यूट, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, किस स्टैचू में है, किस फोरम में पेंडिंग है, बताना पड़ता है। डिस्प्यूट के आउटकम से लेना देना नहीं है, डिस्प्यूट भले ही तुम बाद में जीत गए हो पर अभी तो डिस्प्यूटेबल है ना, तो वो सब चीज़ें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी। ऐसा 250 में हमने पढ़ा है कि ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अब हमको जो है रेगुलर, जो हम बोलते हैं कि जो कंपनी है वो रेगुलर है क्या डिपॉजिट ड्यूज टाइम पे जमा करने के, तो जो रेगुलरिटी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस रिस्पेक्टिव एक्ट में उसकी ड्यू डेट क्या है। अब हमको वो जो लॉज है उन लॉज का कंप्लायंस देखना पड़ता है, हमको अदर लॉज एंड रेगुलेशन का भी होता है, उन लॉज का कंप्लायंस भी देखना पड़ता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मटेरियल अमाउंट। तो ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन, हमको उस लॉज एंड रेगुलेशन पे कंप्लायंस देखना पड़ता है जिन लॉज एंड रेगुलेशन का इफेक्ट मटेरियल अमाउंट जिससे डिटरमाइन होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट और पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में देखना पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बोल के रखा है, जैसे हमने कॉस्ट रिकॉर्ड मेड और मेंटेन करे कि नहीं रहे हैं, तो हमको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, बाकायदा लिस्ट ऑफ बुक्स लेनी पड़ती है, रिकॉर्ड्स लेने पड़ते हैं, एक जनरल एक ब्रॉडली रिव्यू करना पड़ता है, और फिर चेक करना पड़ता है क्या उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वैसे पर्टिकुलर मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो बताना पड़ जाता है। जो डिपॉजिट है तो आप डिपॉजिट ले रहे हो तो आरबीआई के डायरेक्टिव का कंप्लायंस करना है, 73 से 76 का कंप्लायंस करना है, आरबीआई के ऑर्डर का कंप्लायंस करना है, और अगर आपने नहीं कंप्लाई करा है तो आपको कॉन्ट्रावेंशन भी स्टेट करना पड़ता है। अब लोन टू डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप लोन दे रहे हो डायरेक्टर को या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 185 और 186 का कंप्लायंस करना पड़ता है। और फिर फिक्स एसेट की फिर बात आती है लोन वन बाय कंपनी और रजिस्टर वाली कंपनीज को दे रहे हो, ठीक है, पार्टीज कवर इन द रजिस्टर, तो उसमें लोन जो इस साल ग्रांट है, जो इस साल स्क्वायर्ड अप हो गए हैं, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो गाइडेंस नोटिस पे आता है सारा लोन रिजर्व कवर्ड है। प्री जुडिशियल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट रेट से कम है तो प्री जुडिशियल हो जाता है, और अगर प्री जुडिशियल नहीं है तो बाकायदा जो लोन्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन अगर प्रॉपर है तो हमको ये देखना पड़ता है कि भैया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो बाकायदा वो डिसाइडेड है कि नहीं, स्टिपुलेटेड है कि नहीं, बाकायदा वो रेगुलर पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं और अमाउंट ओवर ड्यू एक्सीडिंग 90 डेज है तो रीजनेबल स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं फॉर रिकवरी। फिर हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में हमने देखा कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है रेगुलर इंटरवल में। रेगुलर इंटरवल में हमने पढ़ा कि जो मटेरियल आइटम है तो भैया उसको आप वंस इन ईयर कर लो, और अगर अदर आइटम है तो रीजनेबल इंटरवल डिसाइड करो। अब रीजनेबल इंटरवल क्या होगा, तो हम वो नेचर, लोकेशन, फैसिलिटीज़ को देखते हुए, फीजिबिलिटीज़ को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि बाकायदा उसका हमको कितने कितने टाइम में हमको वेरिफिकेशन करना चाहिए। बट अगर प्रैक्टिकेबल हो तो आपको एटलीस्ट वंस इन ईयर आपको करना चाहिए। अब ऑडिटर कैसे चेक करेगा मैनेजमेंट वेरिफिकेशन करा है कि नहीं कर रहा है, तो वो एविडेंस की एडिक्वेसी देके, मैंने वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स देके ऐसा रख सकता है। और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिल रही है उसको वेरिफिकेशन के दौरान, तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे डील करा है। अगर नहीं मिली है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। और फिर बात आती है फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट में प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जिसमें फुल पर्टिकुलर्स होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी है और सिचुएशन किधर है, और बाकायदा वो सिचुएशन है तब आपको बाकायदा फिजिकली वेरिफिकेशन करना पड़ता है, एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर आपको करना पड़ता है। तो फिजिकली वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल में आपको करना पड़ता है, और अगर एनुअल वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 1 से 3 ईयर तो आप कर लो। और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर आपको दिख रही है तो आपको ये देखना पड़ता है कि पीएनएल में उसको कैसे डील करा गया है, क्या कंपनी की या प्रॉपर्टी की टाइटल या कंपनी के पास है, और अगर कंपनी के पास नहीं है तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर हो गई है अमेलगमेशन के दौरान, या किसी को मॉर्गेज है, या टाइटल डीड लॉस्ट हो गई है। तो अगर टाइटल डीड लॉस्ट हो गई है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इन केस ऑफ लैंड है तो नंबर केसेस आने पड़ते हैं, फ्री होल्ड और लीज होल्ड है, तो इधर हमको बताना पड़ता है कि अगर टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी के पास नहीं हो, किसी को मॉर्गेज है, टाइटल डीड लॉस बात नहीं करेगा, किसी को मॉर्गेज करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग में केसेस बताना पड़ते हैं, लीज ओन्ड है, फ्री होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, कमेंट, ये सब बताना पड़ता है। पर बिल्डिंग वाले केस में लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बारे में हमको नहीं बताना पड़ता है। फिर इस तरीके से जो हमने पढ़ा है कि टाइटल डीड अगर किसी दूसरे के पास है तो हमको उसे कंफर्मेशन लेके पता करना चाहिए कि यार कंपनी के पास नहीं तो किसी दूसरे के पास है कि भी नहीं है, तो थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन ले लो। अब टाइटल डीड क्या होता है, वो डीड जो एविडेंस करते हैं लीगल ओनरशिप का, वो डीड जो बताते हैं लीगल ओनरशिप, तो जो लीगल ओनरशिप के बारे में बताते हैं वो टाइटल डीड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने
ये पड़ा है। वो सिंपल सी बात है, कारो की एप्लीकेबिलिटी सारी कंपनी पे है, फॉरेन कंपनी पे भी लगती है, पर बायोस्कोप पे नहीं लगती है। प्राइवेट कंपनी अगर तीनों कंडीशन फॉलो करे कि जो पेड अप कैपिटल रिजर्व लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, बोरोइंग जो है किसी से भी ले रहे हो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, और टोटल टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ है, और जो टर्नओवर है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, जिसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आता है। और बाकायदा जो रिजर्व है, तो रिजर्व में गाइडेंस नोट में रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व सब आता है। तो इनफैक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाता है। तो ये गाइडेंस नोट में हमने देखा। फिर प्राइवेट कंपनी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक की कंपनी की, नहीं तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी है। फिर गोइंग कंसर्न की बात करी है कि गोइंग कंसर्न कब हो जाता है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट कब हो जाता है, जब मैनेजमेंट का इंटेंशन है, या तो मैनेजमेंट का इंटेंशन नहीं बट लिक्विडेशन करना नेसेसरी है, या कर्टेलमेंट होता है ऑपरेशन का मटेरियली। हम मटेरियली कर्टेलमेंट हो रहा है पर कंपनी खुद ही बोल रही है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो गोइंग कंसर्न तो है, वो मटेरियली अफेक्ट नहीं हो रहा है, गोइंग कंसर्न तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऑडिटर को बाकायदा अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हो, चेक करना पड़ता है कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। तो हमको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो मियरली मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्लोज डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोइंग कंसर्न आपका इफेक्ट हो गया अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। हाँ, तो इस तरीके से हमने बेसिकली अब हमने ख़त्म कर दिया है कारों को, और कारों के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और लिटरली यही सारे क्वेश्चन हैं। तो अब 4 नंबर का है, इसको ही बार पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब एक बार सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आपको देखना हो क्वेश्चन तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसकी मेमोरी टेक्निक है, तो मेमोरी टेक्निक में इसमें लिखा है फिल द कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली, फिल द कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली एंड रीपेमेंट रिकॉर्ड पब्लिकली, एंड फिल रम ग्लास विथ नारियल पानी, और आरबीआई आ गया आखिरी में। तो फिल द कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली, रीपेमेंट रिकॉर्ड पब्लिकली, एंड फिल द रम ग्लास विथ नारियल पानी, आरबीआई। तो फिक्स एसेट आगे से इन्वेंट्री, लोन टू रिलेटेड पार्टी मतलब रजिस्टर्ड वाली पार्टी, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट टू डायरेक्टर। फिर डिपॉजिट, तो डिपॉजिट अब इधर हम ले रहे हैं, तो फिल दी कॉस्ट रिकॉर्ड 148, ड्यूली स्टैट्यूटरी ड्यूज, रीपेमेंट रिकॉर्ड तो इसमें है रीपेमेंट ऑफ लोन, तो रीपेमेंट ऑफ लोन इधर देखना पड़ता है। तो रीपेमेंट रिकॉर्ड, तो कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली एंड रीपेमेंट रिकॉर्ड मैन्युअली। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट रिकॉर्ड लोन में अपने वो बोरिंग पड़ा, बोरिंग जो ले रहे हैं वो प्रॉपरली पर्पसफुली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रीपेमेंट मतलब वो बोरिंग जो हम ले रहे हैं वो। और फिर आईपीओ की बात आ गई थी, आईपीओ की बात आ गई थी जो क्लॉज नंबर 9 है, जो मैं आपको बता दूं कि क्लॉज 9 में क्या बात हुई थी ये। और रीपेमेंट ऑफ लोन में हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल भी कवर हो जाता है और लैंडर डिटेल हमको देनी पड़ती है। तो शेड्यूल 3 में भी हमको डिटेल देनी पड़ती है। तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन की बात उधर चल रही थी, और बाकायदा आईपीओ और पब्लिक ऑफर की बात करी थी। तो फिल द कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली एंड रीपेमेंट रिकॉर्ड मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन पब्लिकली, तो हम पब्लिक ऑफर से जो हम पैसे उठाते हैं। और फिर क्लॉज 10 तो फ्रॉड है। फिल द रम ग्लास, तो आर से है रेम्यूनरेशन, फिर रम ग्लास विद नारियल पानी, तो NRPA, एन नारियल पानी मतलब निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नारियल NR मतलब निधि कंपनी, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 12-13, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया 14, पानी एन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और RBI हो गया। हम नीचे से ऊपर पढ़ लेते हैं। RBI था, फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, निधि कंपनी था, रेम्यूनरेशन था, फ्रॉड था, पब्लिक ऑफर था, जो हम पब्लिक ऑफर जो हमने आईपीओ से पैसा रेज कराया, रीपेमेंट ऑफ लोन था, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, कॉस्ट रिकॉर्ड है, फिर ऊपर के 5-6 तो हमको पता ही है कि फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन टू रिलेटेड पार्टी, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स जो हम एक्सेप्ट करें, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से हमने कारो ओवर किया है। और आपको जो भी डाउट हो बाकायदा बताइएगा। और इनफैक्ट अगर मेरे टोन में अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर कुछ भी छोटे मोटे डाउट हो, अगर आपको लगता है कि उसको मैं ठीक कर सकता हूँ तो आप बताइएगा। और अगर MCQs है, कोई से भी डाउट्स है, तो बाकायदा आप ये सब चीज़ें कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो थैंक यू, आपने पेशेंस रखा, आपने सुना, और इसी तरीके से कारो हमारा ओवर होता है।